हेलो एवरीवन। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं हम हिस्ट्री में अपने न्यू चैप्टर द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। इस चैप्टर में बेसिकली हम ग्लोबलाइजेशन की हिस्ट्री को पढ़ेंगे। तो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन होता है मूवमेंट ऑफ पीपल, लेबर, गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द वर्ल्ड, यानी किसी एक कंट्री का कल्चर, गुड्स, सर्विसेज जब दूसरी कंट्रीज के साथ इंटरलिंक होते हैं तो उस प्रोसेस को हम ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। ग्लोबलाइजेशन को हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमिक्स में भी डिस्कस करते हैं। इसमें हमने देखा था कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं वो कैसे एक दूसरी कंट्री में प्रोडक्शन करती हैं और फिर कैसे दूसरी कंट्री में उसको सेल करती हैं। जैसे कि हमारे मोबाइल फ़ोन्स होते हैं तो बेसिकली वो या तो मेड इन चाइना होंगे या मेड इन कोरिया होंगे, और उनकी जो प्रोडक्शन है वो हो सकता है किसी दूसरी कंट्री में होती है, फिर वो दूसरी कंट्री में उसको सेल करते हैं। तो उसी प्रोसेस की पूरी हिस्ट्री को हम इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना मेन चैप्टर। सबसे पहले तो हमने ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन को जाना कि मूवमेंट ऑफ पीपल, ट्रेड, सर्विसेज एंड गुड अक्रॉस द वर्ल्ड इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि ट्रेड के अंदर किस किस चीज़ का फ्लो आता है। इसको हम बाद में भी डिस्कस कर रहे होंगे। तो जब हम बोलते हैं कि दो कंट्रियां आपस में ट्रेड कर रही हैं तो हमारा बेसिकली मतलब होता है कि उनके बीच में एक तो लेबर का फ्लो हो रहा होगा, गुड्स का फ्लो हो रहा होगा और इन्वेस्टमेंट यानी कि कैपिटल का फ्लो हो रहा होगा। जब भी दो कंट्री आपस में ट्रेड करती हैं तो उनके बीच में गुड्स का फ्लो होता है, यानी उनके बीच में सामान का फ्लो होता है। तो एंशियंट टाइम में बेसिकली क्या होता था, कॉटन और जो सिल्क हो गया उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट ज़्यादा होता था। इंडिया से क्या है स्पाइसेस जाते थे और इंडिया का टेक्सटाइल बहुत पॉपुलर था, तो इंडिया से सिल्क की एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा होती थी। और लेबर क्या होता है कि बहुत सी कंट्रीज जिनमें लेबर की शॉर्टेज होती है तो लोग जिन कंट्रीज में पॉपुलेशन ज़्यादा होती थी उस कंट्री से माइग्रेट कर दूसरी कंट्रीज में वर्क की तलाश में जाते थे। इसको बोलते हैं फ्लो ऑफ लेबर। और जब एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड करती है तो वहाँ पर वो कुछ डेवलपमेंट के लिए, जैसे उनके जहाज हो गए, जो दूसरे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं उनमें कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसको बोलते हैं फ्लो ऑफ कैपिटल। तो जब हम बात करते हैं कि दो कंट्री आपस में ट्रेड कर रही हैं तो हम कहना चाह रहे हैं कि उनके बीच में फ्लो ऑफ लेबर भी हो रहा होगा, फ्लो ऑफ गुड्स भी हो रहा होगा और फ्लो ऑफ कैपिटल भी हो रहा होगा। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि सिल्क रूट्स क्या होते हैं। ये हमारा इंपॉर्टेंट है कि व्हाट आर सिल्क रूट। तो रूट का मतलब होता है रास्ता और सिल्क रूट का मतलब है ऐसे रास्ते जिनसे सिल्क का व्यापार होता था। तो बेसिकली जो एंशियंट वर्ल्ड था जिसमें जहाज़ों से व्यापार होता था, तो जहाँ उन रास्तों को बोला जाता है जो उस टाइम पे बहुत पॉपुलर थे, बहुत ज़्यादा फेमस थे। जैसे आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा हाईवेज होते हैं हमारे, वो इतने पॉपुलर होते हैं कि रात के टाइम पर भी उन्हें हमें कार्स वगैरह देखने को मिलती हैं, उन पर कार्स गाड़ियाँ वगैरह चलती रहती हैं। तो सिल्क रूट्स इतने प्रोमिनेंट रास्ते थे, इतने फेमस रास्ते थे उस टाइम के, जिन पे सिल्क का व्यापार होता था, जिनसे एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ जुड़ी हुई थी। मेनली जो व्यापार होता था सिल्क का वो चाइना के साथ होता था। तो जो सिल्क रूट नाम आया था ये चाइना के साथ जो व्यापार करने वाले रास्ते थे उनसे ड्राइव्ड हुआ था। तो ये सिल्क रूट्स क्या थे? सिल्क रूट्स वो रास्ते थे जिनसे सिल्क का व्यापार होता था। मेनली इनका नाम ड्राइव हुआ था उन रास्तों से जिनसे चाइना के साथ व्यापार होता था। तो ज़्यादातर बेसिकली कंट्रियां चाइना के साथ सिल्क का व्यापार करती थी। जैसे कि इंडिया चाइना जा रहा है, जो ब्रिटेन आते थे, इंडिया आते थे, तो ये सारे वाटरवेज के रास्ते थे, समुद्र के रास्तों से आते थे। तो उन रास्तों को सिल्क रूट्स कहा जाता था। इसके बाद हम फूड की हिस्ट्री को डिस्कस करते हैं कि फूड कैसे एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रैवल हुआ। तो सबसे पहला एग्जांपल है नूडल्स का। नूडल्स जैसे कि हम जानते हैं चाइनीज़ फूड है, तो चाइनीज़ कंट्री जो चाइना था वहाँ से जो नूडल्स है वो दूसरी वेस्ट की कंट्रीज थी वहाँ पर ट्रैवल करा। जो चाइनीज़ ट्रैवलर्स थे वो पोल्ट्री का जो उनका कारीगरी का सामान होता था उसको लेकर दूसरी कंट्रीज़ में जाते थे। जैसे वो इंडिया में आते थे तो फिर इंडिया से स्पाइसेस को अपने साथ लेकर जाते थे, ब्रिटेन के साथ ट्रेड करते थे। तो जब ये ट्रैवलर्स ने एक कंट्री से दूसरी कंट्री में सफ़र करा तो ये अब नूडल्स भी अपने साथ ले गए और वहाँ के लोगों को सिखा दिया कि नूडल्स कैसे बनाया जाता है। जब नूडल्स एक कंट्री से दूसरी कंट्री में गया तो उसका नाम चेंज हो गया, स्पागेटी नाम हो गया। ये एक बहुत कॉमन सी बात है इंडिया में भी। जैसे सब्जियों के नाम अलग अलग जगह पर अलग होते हैं। जैसे कई जगह पर जो गुइयाँ होती है उसको गुइयाँ बोलते हैं, कई जगह पर अरई बोलते हैं। तो ये लोकल जगह पर नाम चेंज हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट बात यही है कि नूडल्स की ओरिजिनेटेड कंट्री है वो चाइना है, और जब ये दूसरी वेस्ट की कंट्री में गया तो उसका नाम स्पागेटी हो गया। जो दूसरा इंपॉर्टेंट फूड है वो है हमारा पास्ता। पास्ता जैसे हम नाम सुनते हैं तो हमें याद आता है इटली के पास्ता एक इटालियन फूड है, पर एक्चुअली में जो पास्ता है उसकी ओरिजिनेटेड कंट्री अरब है। पास्ता जो है अरब से ट्रैवल करके सिसिली में गया था, यानी कि इटली में गया था। तो ये क्वेश्चन एनटीएससी में एक बार पूछा जा चुका है कि द पास्ता विच अपीयर्स टू बी एन इटालियन फूड वाज ओरिजिनली ओरिजिनेटेड एट। तो ये ओरिजिनली जो पास्ता है वो अरब कंट्रीज में मिलता था, फिर अरब कंट्रीज से ट्रैवल होकर ये जो है इटली की तरफ गया था। इटली में भी कहाँ पे गया था? सिसिली में गया था। तो ये हमने डिस्कस करा कि सिल्क रूट्स क्या होते हैं और फूड एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रैवल करा, उसमें हमने नूडल्स और पास्ता की हिस्ट्री को जाना।
वैसे ही पोटैटो का एग्जाम्पल है। इंडिया में 500 साल पहले जो पोटैटोज बिल्कुल भी कहीं देखने को नहीं मिलते थे, तो इंडिया में पोटैटोज कहाँ से आए? इंडिया में पोटैटोज आए हैं, पुर्तगीज लेकर इंडिया में पोटैटोज को आए थे। तो पोटैटोज की हिस्ट्री से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है आयरस पोटैटो फेमाइन। फेमाइन का मतलब होता है अकाल, अकाल जिसमें लोग स्टारवेशन से, भूख से मर जाते हैं, उसको हम बोलते हैं फेमाइन। तो जो मिड 1840s का टाइम था, उसमें आयरलैंड में एक फेमाइन आया था जिसको बोला गया था द आयरस पोटैटो फेमाइन। तो आयरलैंड के लोग क्या थे, आयरलैंड की जो मेजर पॉपुलेशन थी वो काफ़ी पुअर थी, तो वो मेजर पॉपुलेशन जो थी वो पोटैटो पर डिपेंड करती थी, यानी आलू की खेती करते थे, क्योंकि आलू बहुत सस्ता होता है। आज भी देखते हैं हम 5-6 रुपए किलो में आलू आ जाता है। तो आलू की जो फसल होती है उसको करना भी आसान होता है, कल्टीवेशन ईजी होता है। तो आलू का क्योंकि कल्टीवेशन ईजी था, चीप फसल थी, आसानी से हो जाती थी, तो आयरलैंड की एक मेजर पॉपुलेशन आलू पर ही डिपेंड कर रही थी। मतलब उनका जो खाना होता था वो पूरा वो आलू पर डिपेंड करते थे। तो एक टाइम पर क्या हुआ, एक ऐसी डिसीज स्प्रेड हो गई, जो प्लांट्स की डिसीज होती है, ऐसी प्लांट की डिसीज स्प्रेड हो गई जिसने पूरी आलू की फसल को बर्बाद कर दिया। 1840s में जब आलू की फसल बर्बाद हुई तो आयरलैंड की बहुत सारी पॉपुलेशन मर गई, बहुत ह्यूज अमाउंट में लोग वहाँ पर स्टारवेशन से, भूख से मर गए। तो वैसे कोई बहुत बड़ा अकाल नहीं आया था, ये अकाल आया था सिर्फ पोटैटो में, यानी कि सिर्फ पोटैटो की क्रॉप बर्बाद हुई थी। पर पोटैटो की क्रॉप बर्बाद होने से भी आयरलैंड की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन वहाँ पर स्टारवेशन से मर गई थी, क्योंकि वो लोग मेजरली पोटैटो की फसल पर ही डिपेंड करते थे, पोटैटो को ही खाते थे। क्यों खाते थे? क्योंकि ये ईजिली कल्टिवेटेड था और एक चीप क्रॉप थी। तो ये एक इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है कि व्हाट इज आयरस पोटैटो फेमाइन। तो आयरस पोटैटो फेमाइन एक फेमाइन था जो पोटैटो की डिसीज की वजह से आया था, जिसमें आयरलैंड की एक बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी पॉपुलेशन ड्यू टू स्टारवेशन मर गई थी, ड्यू टू स्टारवेशन उनकी डेथ हो गई थी। इसके बाद यूरोपियंस कन्क्वर्ड अमेरिका। तो 18वीं सेंचुरी और 19वीं सेंचुरी तक क्या था, अमेरिका बहुत ज़्यादा एक आइसोलेटेड नेशन था। अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है वो समुद्र के किनारों से डिस्कवर नहीं करा गया था। जब तक वास्को ड गामा ने इंडिया जैसी कंट्रीज को समुद्र के रास्ते नहीं खोजा था, तो अमेरिका एक बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड कॉन्टिनेंट था, दूसरी कंट्रीज़ ने अमेरिका को नहीं खोजा था, क्योंकि उस टाइम पर जितना भी व्यापार हो रहा था वो समुद्र के रास्तों पर हो रहा था। तो जो चाइना, इंडिया, ब्रिटेन, ये कंट्रियाँ थोड़ी पहले आपस में इंटरलिंक हो गई थी, अमेरिका को काफ़ी लेट खोजा गया था। तो जो अमेरिका को खोजने की कहानी है यूरोपियंस की, वो ये कहानी है कि यूरोपियंस तलाश में निकले थे एक ऐसी सिटी की, गोल्ड की सिटी की। इनमें इन्होंने एक इमेजनरी नाम दिया, उसका नाम है एल डोराडो। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज एल डोराडो। तो एल डोराडो इनकी कहानियों में एक शहर हुआ करता था, द फेवर्ल्ड सिटी ऑफ गोल्ड। फेवर्ल्ड का मतलब होता है इमेजनरी, तो ये कोई रियल सिटी नहीं है एल डोराडो, ये एक इमेजनरी सिटी है जिसकी तलाश में यूरोपियन लोग निकले थे। मतलब एक ऐसी सिटी जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा मिनरल्स मिलेंगे, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज मिलेंगे, और उन्हें मिल गया फिर अमेरिका। उन्होंने ऐसे ही अमेरिका की खोज कर ली। तो पहले तो ये इंपॉर्टेंट है कि एल डोराडो क्या है। एल डोराडो एक इमेजिनरी सिटी का नेम है जिसको बोला जाता है फेवर्ल्ड सिटी ऑफ गोल्ड, यानी कि जैसे इमेजिनरी लैंड होता है, जैसे कि हम कहानियों में सुनते हैं और जो लोकोक्तियाँ होती हैं, गाँव में जो कहानियाँ होती हैं सुनते हैं, तो ऐसे ही एल डोराडो एक सिटी को बोलते थे जिसमें हमें गोल्ड मिले। तो उन्हें मिल गया अमेरिका, क्योंकि अमेरिका उस टाइम पर बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड था। तो अमेरिका में पॉलिटिक्स बहुत कम थी, रिलीजियस इशूज बहुत कम थे, और इनके जो रिसोर्सेज थे वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड थे। मतलब बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज वहाँ पर अवेलेबल थे, मिनरल्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल थे। तो यूरोपियंस को अमेरिका मिलना एक सोने की खदान के बराबर था। तो अमेरिका जब यूरोपियंस को मिला तो यूरोपियंस ने सोचा कि अमेरिका को कन्क्वर करा जाए, यानी कि अमेरिका को अपना गुलाम बना लिया जाए। तो अमेरिका को गुलाम बनाने के लिए जो टेक्निक यूरोपियंस ने अपनाई वो बहुत ही यूनिक है। अमेरिका को गुलाम बनाने के यूरोपियंस ने गन्स और मिलिट्री का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि एक डेडली डिसीज़ का इस्तेमाल किया, जिस डिसीज़ का नाम था स्मॉल पॉक्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अमेरिका एक बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड कॉन्टिनेंट था, आइसोलेटेड कंट्री था, वो दूसरे देशों से बहुत कटा हुआ था। तो यहाँ पर जो रहने वाले लोग थे उनकी इम्यूनिटी बहुत कम थी। अब क्या होती है इम्यूनिटी और कैसे डिसीज़ से इन्होंने कंट्रोल करा, मैं उसको टॉपिक से थोड़ा हटकर बताता हूँ। जैसे कि आज कोरोना का टाइम है, तो जैसा कोरोना को कहा जाता है कि चाइना ने स्प्रेड करा है, इसको बोलते हैं कि बायो वॉर के छेड़ दिया है। तो ऐसे ही उस टाइम पे करा था। तो अब कोरोना वायरस को क्या हुआ, एक कंट्री दूसरी कंट्रीज में जब कोरोना वायरस फैलता है तो वहाँ के बहुत ज़्यादा लोग मरने लगते हैं। तो ऐसे में एक नेशन की इकोनॉमी बहुत कमज़ोर हो जाती है, और एक नेशन बहुत कमज़ोर हो जाता है तो बहुत आसान हो जाता है कि उस नेशन पर हमला करना। तो ऐसे ही उस टाइम पे यूरोपियंस ने क्या करा, अमेरिका में स्मॉल पॉक्स को फैला दिया। कैसे फैला दिया? स्मॉल पॉक्स एक बहुत ही कंटेजिनियस बीमारी थी, यानी कि बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस बीमारी थी, बहुत जल्दी एक लोग से दूसरे लोग में फैल जाती थी। तो यूरोप में कुछ ऐसे लोग थे जिनको स्मॉल पॉक्स की बीमारी थी, तो जो इन्फेक्टेड लोग थे उनको लाकर अमेरिका में छोड़ दिया गया। फिर धीरे धीरे करके ये जंगल की आग की तरह ये बीमारी अमेरिका में फैल गई,
और अमेरिका की लगभग आधी हाफ पॉपुलेशन जो वर्किंग क्लास की थी वो स्मॉल पॉक्स के डिसीज के कारण मर गई। जब इनकी हाफ ऑफ द वर्किंग क्लास वहाँ पर मर गई तो फिर इन्होंने बहुत आसानी से अमेरिका को कन्क्वायर कर लिया, अमेरिका को बहुत आसानी से अपना गुलाम बना लिया। तो इन्होंने अमेरिका को गुलाम बनाने के लिए गन और मिलिट्री का तो यूज़ करा ही, पर जो इनका मोस्ट डेडली वेपन था वो एक वायरस था, यानी कि वो एक डेडली डिसीज थी, इसका नाम था स्मॉल पॉक्स। अब सवाल ये आता है कि स्मॉल पॉक्स ने अमेरिका की पॉपुलेशन को मारा तो यूरोप की पॉपुलेशन को क्यों नहीं मारा? क्योंकि यूरोप के लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्यून थे, मतलब उनके अंदर पहले से इम्यूनिटी डेवलप्ड हो चुकी थी। तो इम्यूनिटी क्या होती है? जब हमारी बॉडी के अंदर कोई नया वायरस आता है तो हमारी बॉडी एक एंटीबॉडीज़ को बनाती है। तो एंटीबॉडीज़ का काम क्या होता है? जो नया वायरस आया है उसकी जो एक्टिव साइड होती है उसको कैप्चर्ड कर लेती है और उस वायरस को इनएक्टिव कर देती हैं। ये इम्यूनिटी धीरे धीरे करके डेवलप्ड होती है। तो यूरोप में क्योंकि ये वायरस बहुत पहले से था तो बहुत सारे लोग पहले बीमार होके सही हो चुके थे, तो उनमें इम्यूनिटी डेवलप्ड हो चुकी थी। पर जो अमेरिका था क्योंकि वो आइसोलेटेड था, दूसरी कंट्री से बिल्कुल कटा हुआ था, तो इसमें इन डिसीज़ के लिए बिल्कुल भी इम्यूनिटी नहीं थी। तो जब स्मॉल पॉक्स वहाँ पर फैला तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन की हाफ ऑफ द पॉपुलेशन लगभग अमेरिका की इस स्मॉल पॉक्स की वजह से मारी गई, और फिर बाकी जो लोगों में इम्यूनिटी बन पाई वही लोग सिर्फ जिंदा रह पाए। और फिर जो यूरोपियंस पावर थे, यूरोपियंस में मेजरली किन की बात हो रही है यहाँ पर? पुर्तगीज़ और स्पेनिश लोगों की बात हो रही है। इन्होंने बहुत आसानी से फिर अमेरिका को अपना गुलाम बना लिया। थोड़ा और मैं आपको बताता हूँ इम्यूनिटी के बारे में कि हम जब वैक्सीन लगाते हैं तो वैक्सीन में भी क्या होता है? वो ही डेडली वायरस होता है जिसके खिलाफ हमें इम्यूनिटी डेवलप करनी है। जैसे कोरोना की वैक्सीन आज के टाइम पर कोवैक्सीन, फाइजर और कोविशील्ड आ रही हैं, तो इनमें भी एक डेडली मतलब डेड कोरोना वायरस है, इनएक्टिव कोरोना वायरस होता है। तो जब भी वो डेड कोरोना वायरस हमारी बॉडी में जाता है वैक्सीन के थ्रू, तो हमारी बॉडी उस वायरस को पहचान लेती है, भले ही वो डेड है पर हमारी बॉडी उस वायरस को पहचान के एंटीबॉडीज़ बनाना स्टार्ट कर देती है। तो जब भी कोई एक जिंदा वायरस हमारे अंदर आता है तो हमारी बॉडी पहले से ही तैयार होती है और उस पर अटैक करके एंटीबॉडी उसको इनएक्टिव कर देते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इम्यूनिटी। तो वापस हम टॉपिक पे आते हैं कि यूरोपियंस माइग्रेटेड टू अमेरिका। जब अमेरिका के उन लोगों ने गुलाम बना लिया था तो उसके बाद यूरोप की एक बहुत बड़ी आबादी अमेरिका में माइग्रेट कर गई थी। तो हम ये डिस्कस करते हैं कि वाई यूरोपियंस माइग्रेटेड टू अमेरिका। तो 19वीं सेंचुरी तक क्या हो रहा था कि अमेरिका में पॉवर्टी, हंगर और रिलीजियस कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे। इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा अराइज हो रही थी, तो वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, तो भुखमरी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, फूड के प्राइसेस थे वो हाई हो चुके थे, प्रोडक्शन वहाँ पर कम थी, और रिलीजियस कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा हो रहे थे क्योंकि जो यूरोप था वो थोड़ा डेवलप्ड हो गया था, दूसरी कंट्रीज़ के साथ कनेक्ट हो गया था, तो जिनकी एथनिसिटी थी वो डाइवर्सिफाइड हो गई थी, डिफरेंट रीजन के लोग वहाँ पर रहने लगे थे, इसलिए कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा हो रहे थे। तो इन्हीं सब बातों को देखते हुए जो यूरोपियंस की मेजर पॉपुलेशन थी, बहुत बड़ी आबादी, लगभग 50 मिलियन लोग इनके माइग्रेट कर गए अमेरिका में। अमेरिका में क्यों माइग्रेट कर गए? क्योंकि अमेरिका आइसोलेटेड कॉन्टिनेंट था, दूसरी कंट्रीज़ के साथ उसका इतना कनेक्शन नहीं था, तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा पॉलिटिक्स नहीं थी, इतने ज़्यादा रिलीजियस कन्फ्लिक्ट तो बिल्कुल थे ही नहीं, और क्योंकि वहाँ की खुद की आबादी बहुत कम थी और वहाँ पर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा थे, तो पॉवर्टी और हंगर जैसी प्रॉब्लम भी वहाँ पे नहीं थी। और क्योंकि यूरोपियंस वहाँ पर नए नए आए थे तो उन्हें एक पॉपुलेशन, मतलब उन्हें एक आबादी भी चाहिए थी, जो रिसोर्सेज हैं उनको कन्वर्ट करने के लिए वहाँ पर जो फैक्ट्री सेटअप कर रहे थे वहाँ पर एक वर्किंग क्लास चाहिए थी। तो उसके लिए यूरोपियंस माइग्रेटेड कर गए अमेरिका में एक बेटर लाइफ की सर्च में, क्योंकि उस टाइम पे यूरोप में पॉवर्टी, हंगर, फूड के प्राइसेस बहुत हायर थे, रिलीजियस कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा थे और लोगों में असंतोष बहुत ज़्यादा था उस टाइम पे यूरोप में। तो अब तक हमने डिस्कस करा आयरिश पोटैटो फेमाइन को, उसके बाद हमने डिस्कस करा कि यूरोप ने अमेरिका को कैसे गुलाम बनाया स्मॉल पॉक्स का यूज़ करके, उसके बाद हमने डिस्कस करा कि यूरोपियंस अमेरिका की तरफ क्यों माइग्रेट करने लगे। अब हम डिस्कस करते हैं यूरोप डिस्प्लेस्ड चाइना एज एन एपी सेंटर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड। तो 18वीं सेंचुरी तक क्या था, इंडिया और चाइना बहुत ज़्यादा रिच कंट्रीज़ में आते थे, एशिया की और वर्ल्ड की भी। जो पूरे वर्ल्ड की जीडीपी होती थी उस टाइम पे उसका 26% हमारा इंडिया कंट्रीब्यूट करता था, यानी कि पूरी दुनिया के पास अगर 100 रुपये हैं तो उसमें 26 रुपये हमारे इंडिया के होते थे, ये मेरा कहने का मतलब है। तो उस टाइम की जो इंटरनेशनल जीडीपी होती थी, जो पूरे वर्ल्ड की जीडीपी होती थी, उसमें इंडिया 26% हमारा कंट्रीब्यूट करता था। क्यों, कैसे कंट्रीब्यूट कर लेता था? क्योंकि हमारे स्पाइसेस जो है वो पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट होते थे, हमारा जो टेक्सटाइल था उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी और वो भी पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट होता था। उस टाइम पर 15वीं सेंचुरी तक जो चाइना था वो एक एपी सेंटर था वर्ल्ड ट्रेड का। एपी सेंटर होता है मुख्य बिंदु, यानी मेन सिटी, मेन कंट्री हम कह सकते हैं, मेन कंट्री उस टाइम पर चाइना थी जिसमें पूरे वर्ल्ड में ट्रेड किया जा रहा था। पर 15वीं सेंचुरी के बाद जो चाइना के रूलर थे उन्हें एक डर सताने लगा कि दूसरी कंट्रियाँ हमें इन्वेड ना कर दें, दूसरी कंट्रियाँ हमारे ऊपर हमला ना कर दें। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए चाइना था उसने अपने आप को आइसोलेट कर लिया और जो
इंटरनेशनल ट्रेड था उसको बहुत ज़्यादा कम कर दिया। उसी टाइम पर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को भी लोग बनाने लगे, चाइना को पूरी तरह से एक तरीके से आइसोलेट कर लिया और चाइना ने जो दूसरी कंट्रीज़ के साथ अपना ट्रेड था उसको भी बहुत कम कर लिया। जब चाइना ने अपना ट्रेड बहुत कम कर लिया, दूसरी कंट्रीज़ में अपने जहाज़ों को भेजना बंद कर दिया और ट्रेड को कम कर लिया, तो यूरोप ने जो अमेरिका को कन्क्वायर करा था, अब जो अमेरिका है वो यूरोप के लोगों के द्वारा कंट्रोल करा जा रहा था, तो अमेरिका उस टाइम पर अराइज हुआ एज ए एपिसेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। क्योंकि जब चाइना ने ट्रेड को कम करा तो एक वैकेंसी, तो वहाँ पर एक जगह तो खाली थी कि कोई दूसरी कंट्री अराइज हो जो उस जगह को पूरी कर सके, उसकी डिमांड को फुलफिल कर सके। तो क्योंकि अमेरिका में रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा थे और अब अमेरिका को कंट्रोल कर रहे थे यूरोपियंस, तो अमेरिका उस टाइम पर अराइज हुआ जिसने नया एपिसेंटर बना जो वर्ल्ड का। इसीलिए हम बोलते हैं कि यूरोप डिस्प्लेस चाइना एज एन एपिसेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। तो ये क्या था कि चाइना ने अपने आप को बिल्कुल तरीके से आइसोलेट कर लिया दूसरी कंट्रीज से, और जो चाइना ने अपना इंटरनेशनल ट्रेड को बिल्कुल रिड्यूस कर दिया। उस टाइम पर अमेरिका अराइज हुआ एक नया एपिसेंटर बन के, और क्योंकि अमेरिका उस टाइम पे यूरोप के कंट्रोल में था, इसलिए हम बोल रहे हैं कि यूरोप ने चाइना को डिस्प्लेस कर दिया एज एन एपिसेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। इसके बाद हम आते हैं 19वीं सेंचुरी में। 19वीं सेंचुरी की हम बात करें 1850 से लेकर 1914 तक। 1815 से 1914 में जो इकोनॉमिस्ट ने स्टडी करी, उन्होंने स्टडी करी कि 3 टाइप के फ्लो देखने को मिल रहे थे हमें जो सारी कंट्रियाँ थी उनके बीच में, फ्लो ऑफ गुड, फ्लो ऑफ लेबर और फ्लो ऑफ कैपिटल। गुड्स यानी कि सामान जैसे कि सिल्क, स्पाइसेस और जो दूसरे सामान एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जा रहे थे, इसको बोलते हैं फ्लो ऑफ गुड। दूसरा फ्लो ऑफ लेबर, लेबर यानी कि माइग्रेशन, लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री में बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी और बेटर लाइफ की तलाश में एक कंट्री से दूसरी कंट्री में माइग्रेट करने लगे थे, इसको हम बोलते हैं फ्लो ऑफ लेबर। और जो कंट्रियां दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रेड कर रही थी, जैसे कि ब्रिटेन था, ब्रिटेन जो दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड कर रहा था, तो उसने अपने जहाज़ों को डेवलप करने के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चालू करा, नए हार्बर्स बनाए यानी कि जहाज़ जहाँ पर खड़े हो चुके हैं, बंदरगाह हैं, उन पे इन्वेस्टमेंट करी, रेलवे का नेटवर्क एक्सपेंड करा, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेलवे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सब की डेवलपमेंट के लिए जो पैसे का इन्वेस्टमेंट है उसको बोला गया फ्लो ऑफ कैपिटल। तो 19वीं सेंचुरी में इकोनॉमिस्ट ने बताया कि 3 टाइप के फ्लो की मूवमेंट स्टार्ट हो चुकी थी। फ्लो ऑफ गुड यानी कि सामान का आदान प्रदान, फ्लो ऑफ लेबर यानी कि लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करने लगे थे, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में माइग्रेट करने लगे थे, और फ्लो ऑफ कैपिटल यानी कि पैसे की इन्वेस्टमेंट एक कंट्री से दूसरी कंट्री में होने लगी थी। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमी टेक्स शेप, एवोल्यूशन ऑफ कॉर्न लॉस, इंपॉर्टेंस ऑफ फूड इन ब्रिटेन। तो उस टाइम पर क्या हुआ, ब्रिटेन में जो था एक कॉर्न लॉ एग्जिस्ट करता था। तो कॉर्न लॉ क्या था कि ब्रिटेन ने कॉर्न लॉ के तहत जो इंपोर्ट था फूड आइटम्स का उसको बैन किया हुआ था। क्यों बैन किया हुआ था? क्योंकि अगर दूसरी कंट्री से फूड आइटम्स आएगा तो उनकी कंट्री में जो फूड आइटम्स बन रहे हैं उनको बेचने में बहुत दिक्कत आ रही थी। तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उस टाइम के, उनके दबाव में आकर सरकार ने कॉर्न लॉ को बनाया था। तो कॉर्न लॉ क्या है? कॉर्न लॉ एक ऐसा लॉ है जो फूड आइटम्स के इंपोर्ट को बैन करता है, यानी दूसरी कंट्री को अलाउ नहीं था कि वो ब्रिटेन में जाकर अपने फूड आइटम को सेल कर सकें। लेकिन क्या हुआ, 19वीं सेंचुरी के टाइम पर जो ब्रिटेन की पॉपुलेशन थी वो बहुत ज़्यादा राइज करी, और ब्रिटेन एक बहुत छोटा कंट्री है भाई, एरिया वाइज ब्रिटेन बहुत छोटा है और पॉपुलेशन इसकी काफ़ी ठीक ठाक थी उस टाइम पर। तो जब पॉपुलेशन अराइज करी तो फूड के जो आइटम्स थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे और अनएम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होने लगा। तो फिर गवर्नमेंट ने क्या करा, कॉर्न लॉ को एबोलिश कर दिया, यानी उन्होंने कॉर्न लॉ को हटा दिया। जब कॉर्न लॉ हट गया तो दूसरे कंट्री को मौका मिला कि वो ब्रिटेन में जाकर अपने फूड आइटम्स को सेल कर सकें। तो उस टाइम पर जो रशिया था, अमेरिका था और जो ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज़ थी, उन्होंने अपने फूड आइटम्स को इंपोर्ट करना स्टार्ट करा ब्रिटेन के अंदर। तो ब्रिटेन में जो फूड आइटम्स का इंपोर्ट था वो शुरू हो गया। जब ब्रिटेन में फूड आइटम्स का इंपोर्ट शुरू हुआ तो वहाँ के जो फूड के प्राइसेस थे वो कम हो गए और वहाँ की पॉपुलेशन को मतलब सही दामों में खाना मिलने लगा। पर प्रॉब्लम क्या राइज हुई, जैसे अमेरिका था तो अमेरिका की पॉपुलेशन खुद की पॉपुलेशन काफ़ी कम थी, तो वहाँ पर एक लेबर की शॉर्टेज थी। उस लेबर की शॉर्टेज को मिलाने के लिए क्या हुआ, जो लोग थे वो माइग्रेट करने लगे, यानी कि फ्लो ऑफ लेबर स्टार्ट हो गया। तो लोग अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पर माइग्रेशन हुआ। ये भी एक ग्लोबलाइजेशन का एग्जाम्पल है कि लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहे हैं। तो अब तक हमने डिस्कस करा जो इंपॉर्टेंट था वो हमारा क्या, कॉर्न लॉ क्या है वो एबोलिश हुआ, और कॉर्न लॉ के बाद क्या है, दूसरी कंट्रीज ब्रिटेन में अपने फूड आइटम्स को इम्पोर्ट करने लगी। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि टेक्नोलॉजी का क्या रोल था ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस में। तो जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और रसिया जैसी कंट्रीज में फूड आइटम्स ब्रिटेन में आता था, तो ब्रिटेन के लोग मेनली क्या करते थे, मीट खाते थे।
तो उस टाइम पर क्या होता था, जहाज़ों से जिंदा जानवरों को ब्रिटेन के अंदर इंपोर्ट करा जाता था, यानी कि ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से जो कैटल्स होते थे उनको जिंदा जहाज़ों से लाया जाता था। पर जिंदा लाने में क्या दिक्कत होती है कि रास्ते में बहुत सारे जो जानवर होते थे वो मर जाते थे, तो फिर उन्हें समुद्र में ही फेंकना पड़ता था। और क्योंकि बहुत सा मतलब सिकनेस की वजह से, क्योंकि समुद्र में जहाज़ से आते हैं तो उन्हें सी सिकनेस हो जाता था, तो उससे जो जानवर है उनका वेट भी बहुत कम हो जाता था, तो बहुत नुकसान हो रहा था, जो मीट का ट्रेड इनको करना पड़ रहा था। पर फिर क्या करा, टेक्नोलॉजी की हेल्प से रेफ्रिजरेटेड शिप्स को बनाया गया, ऐसे शिप जिनमें रेफ्रिजरेटर की सुविधा उपलब्ध थी। जैसे कि हमारे आज के ज़माने में फ्रिज होते हैं, तो फ्रिज में हम कुछ भी फूड आइटम रख देते हैं तो टेम्परेचर इतना कम होता है कि वो बहुत धीरे सड़ता है, मतलब बहुत धीरे धीरे ख़राब होता है, तो उसको काफ़ी टाइम तक प्रिजर्व करा जा सकता है। तो उस टाइम पर फिर रेफ्रिजरेटेड शिप्स को इन्वेंट करा गया। तो जब रेफ्रिजरेटेड शिप को इन्वेंट करा गया तो फिर क्या करा गया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में ही जानवरों को स्लॉटर्ड कर दिया जाता था, यानी उन्हें मारकर उनका मीट बनाकर फिर जो मीट होता था फिर उसको इंपोर्ट करा जाता था रेफ्रिजरेटेड शिप में। तो जब रेफ्रिजरेटेड शिप से इंपोर्ट करना स्टार्ट करा, एक तो जगह बहुत ज़्यादा बच गई, बहुत ज़्यादा मीट फिर एक शिप से इंपोर्ट होने लगा, तो ट्रांसपोर्टेशन कम हो गया क्योंकि जिंदा जानवरों को ले जाने में ज़्यादा जगह लगती थी। फिर जब उन्हें मार के ले जाया गया मीट बना के रेफ्रिजरेटेड शिप के थ्रू, तो उनको ले जाना आसान हो गया, तो जगह कम लगी, शिप कम गए, तो क्या हुआ, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट था वो कम हो गया, उसकी क्वालिटी इनहेंस हो गई, क्योंकि पहले जानवर मर जाते थे तो कॉस्ट ज़्यादा आती थी, तो कॉस्ट कम हो गई। तो इससे क्या हुआ, जो ब्रिटेन के लोग थे इनको बहुत सस्ते दामों में मीट और एग्स मिलने लगे। जब बहुत सस्ते दामों में मिले तो जो ब्रिटेन था और यूरोप की दूसरी कंट्री थी उनमें एक पीस आई, एक शांति का कल्चर स्टार्ट हो गया, क्योंकि लोगों को सही दामों में फूड आइटम्स मिल रहे थे। तो कुछ टाइम तक यूरोप में बहुत शांति रही, पॉवर्टी भी कम हुई और हंगर से लोगों की डेथ भी कम हुई। तो रेफ्रिजरेटेड शिप एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है टेक्नोलॉजी के रोल का। दूसरा, रेलवे नेटवर्क उस टाइम पर बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ, क्योंकि गांव से हमें शहरों को कनेक्ट करना होता है अगर हमें ट्रेड करना है, क्योंकि गांव में फैक्ट्रियां लगी, वहां से हमने गुड बनाए, फिर शहरों में लाए और फिर उनसे बंदरगाह के थ्रू हम दूसरे नेशंस में ले गए। तो रेलवे नेटवर्क बहुत ज़्यादा उस टाइम पर इंप्रूवमेंट हुआ। न्यू हार्बर्स वर वर्ल्ड, यानी कि नए नए बंदरगाह बनाए गए और न्यू टेक्नोलॉजी से युक्त जहाज और नए वॉयस को उस टाइम पर डेवलप करा गया, उनमें काफ़ी पैसा इन्वेस्ट करा गया। ये था हमारा टेक्नोलॉजी का रोल। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कॉलोनिज्म इन द लेट 19th सेंचुरी, यानी कि 19th सेंचुरी की जो आखिरी स्टेज थी, जब 19th सेंचुरी खत्म होने वाला था, जो 1890s का पीरियड था, उस टाइम पे हम डिस्कस करते हैं डार्कर साइड ऑफ ग्लोबलाइजेशन। लेट 19th सेंचुरी में क्या होने लगा, जो ब्रिटेन था उसने ट्रेड की आड़ में दूसरी कंट्रीज़ को अपना गुलाम बनाना स्टार्ट कर दिया, यानी ये दूसरी कंट्रीज़ को, मतलब इनके जहाज़ जो है वो दूसरी कंट्रीज़ में सर्च में जाते थे कि ट्रेड के मकसद से, और वहाँ पर अगर लोग सीधे हुए वनरेबल हुए गुलाम बनाने के, तो इन्होंने क्या करा, दूसरी कंट्रीज़ को अपना गुलाम बनाना स्टार्ट कर दिया। तो इसको हम बोलते हैं डार्कर साइड ऑफ ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि जिन कंट्रीज़ को गुलाम बनाया गया फिर उन पर बहुत ज़्यादा जुल्म उठाए गए, उसका भी हम एग्जांपल डिस्कस कर रहे होंगे। तो कॉलोनिज्म का मतलब होता है किसी कंट्री को गुलाम बना लेना, यानी जो कंट्रीज़ दूसरी कंट्रीज़ के अंडर में आ जाती हैं, दूसरी कंट्रियाँ उन पर रूल करती हैं। एक पावरफुल नेशन जब एक लेस पावरफुल नेशन को अपने अंडर में पॉलिटिकली जकड़ लेता है तो उसको हम बोलते हैं कॉलोनिज्म। तो जो यूरोप की कंट्रीज़ थी उन्होंने कॉलोनिज्म को स्टार्ट कर दिया लेट 19th सेंचुरी में। तो पहला एग्जांपल है हमारा कॉलोनलाइजेशन ऑफ द अफ्रीका। अगर हम अफ्रीका का मैप देखेंगे तो हमें जो उनके स्टेट्स हैं उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन दिखेगा वो बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे रूलर, मतलब यानी कि स्केल से उनकी बॉर्डर को बांटा गया है, और असल में ऐसा ही करा गया। जो यूरोप के नेशंस थे जैसे कि इटली हो गया, ब्रिटेन हो गया, पुर्तगीज हो गया और फ्रांस हो गया, इन्होंने क्या करा, एक एक करके अफ्रीका पर कब्जा किया था, और फिर आपस में जब इन्होंने अफ्रीका का डिस्ट्रीब्यूशन करा अपने लिए तो बिल्कुल बाउंड्रीज़ को अपनी इच्छा अनुसार बांट लिया। जैसे कि हम देखते हैं आज जैसे कंट्रियाँ मून पे जाती हैं, चांद पे जा रही हैं, तो ऐसे ही एक एक करके जब बहुत सारी कंट्रियाँ चांद पे पहुंच जाएंगी और फ्यूचर में अगर मून पे एक सिविलाइजेशन पॉसिबल हुई तो फिर क्या होगा, एक कॉन्फ्रेंस बनेगी और फिर मून को डिवाइड करा जाएगा कि कितना पार्ट इंडिया का है, कितना पार्ट यूएसए का है। तो ऐसा ही उस टाइम पे अफ्रीका का हुआ। यूरोप की डिफरेंट कंट्रीज़ अफ्रीका में गई और फिर आपस में इन्होंने अफ्रीका को बांट लिया। तो पहले तो ये डिस्कस करते हैं कि इन्होंने अफ्रीका को अपना गुलाम बनाया कैसे। तो जो अफ्रीका था वहाँ के लोग बहुत ही सेल्फ इंडिपेंडेंट थे और सेल्फ सफिशिएंट थे, क्योंकि अफ्रीका में लैंड बहुत ज़्यादा था, यानी ज़मीन बहुत ज़्यादा थी और पॉपुलेशन बहुत कम थी वहाँ पर, और लोगों के पास खुद के कैटल्स थे यानी खुद के जानवर थे, और लोग क्या कर रहे थे, खेती करते थे, क्योंकि लैंड वहाँ पर बहुत ज़्यादा अबंडेंट में अवेलेबल था। खेती करके अपनी फसल उगाते थे और उसी फसल को खा लेते थे, और कैटल्स थे तो उनसे दूध मिल जाता था उन्हें, और उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी तरीके से चल रही थी। उस टाइम पर अफ्रीका में ऐसी बहुत कम चीज़ें थीं जिन्हें पैसे से लेकर खरीदने की ज़रूरत पड़ती थी। तो उस टाइम पर कोई भी जो है वेजेस पर काम नहीं करना चाहता, वेतन पर काम नहीं करना चाहता था।
तो जब ब्रिटेन ने अफ्रीका गए और फिर अफ्रीका में इन्होंने अपनी फैक्ट्री सेटअप करी, तो इन्हें वहाँ पर लेबर ही नहीं मिल रही थी। जो उनकी खदानें थी, यानी कि वहाँ पर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा अवेलेबल थे, तो खदानों से सामान निकालने के लिए वहाँ पर उन्हें लेबर नहीं मिल रही थी। तो इन्होंने क्या करा, वहाँ पर लेबर मतलब अफ्रीका के लोगों को लेबर वर्क में एम्प्लॉयड करने के लिए डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स को वहाँ पर रेगुलेट करा, डिफरेंट ऑफ रूल्स इम्पोज करे। तो कौन कौन से रूल वहाँ पर इम्पोज करे, हैवी टैक्सेस लगाना चालू कर दिया। अफ्रीका की जो पॉपुलेशन थी, इतने ज़्यादा टैक्सेस लगाए कि उन टैक्सेस को सिर्फ माइनिंग एक्टिविटीज़ में काम कर यानी उनके अंडर में लेबर वर्क कर ही पूरा करा जा सके। इनहेरिटेंस लॉ बनाया। इनहेरिटेंस लॉ क्या बनाया कि जो ज़मीन है वो घर के किसी सिर्फ एक सदस्य के नाम पर हो सकती है। जितनी भी ज़मीन और जितना घर है वो घर के सिर्फ एक सदस्य के नाम पर हो सकता है। अगर फैमिली में 5 लोग हैं तो सिर्फ एक लोग ही उस ज़मीन पर काम कर सकता है, बाकी 4 लोगों को फैक्ट्री में काम करना ही पड़ेगा। इतना ही काफ़ी नहीं था कि उस टाइम पर एक और बीमारी आई, जैसा कि हमने डिस्कस करा था, स्मॉल पॉक्स ने अमेरिका को गुलाम बना लिया था, क्योंकि वहाँ की जो वर्किंग क्लास थी वो लगभग मर गई थी। पर अफ्रीका का केस थोड़ा डिफरेंट था। यहाँ पर रेंडर पेस्ट नाम की एक बीमारी आई जो कि जानवरों में फैलती थी। ये बीमारी कहाँ से आई? ये बीमारी आई इटली में। माना जाता है कि इटली से जो जानवर आए थे उनमें ये बीमारी थी, यानी कि जो इन्फेक्शियस जानवर थे वो आए थे कि जो इटालियन सोल्जर है उनके खाने के लिए। जब इन्फेक्शियस जानवर आए तो ये जो बीमारी थी जंगल की आग की तरह बहुत ज़्यादा फैल गई और इसने अफ्रीका के 90% जो कैटल थे, उनके जो पालतू जानवर थे, गाय भैंस बकरी थे, उनको मार दिया। जब अफ्रीका के लोगों के गाय भैंस जानवर बिल्कुल पूरी तरीके से मर गए तो उनकी जो एक हाउस होल्ड अर्निंग थी वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गई और फिर उनकी जो मेजर पॉपुलेशन थी उसको मजबूरी में जो यूरोप की कंट्रीज़ थी उनकी बात माननी पड़ी और फिर उन्हें लेबर का वर्क स्टार्ट करना पड़ा। तो ये था कॉलोनाइजेशन ऑफ द अफ्रीका का एग्जाम्पल कि अफ्रीका को उन्होंने अपना कैसा गुलाम बनाया। पहले तो वहाँ पर हैवी टैक्सेस इम्पोज करे, फिर इनहेरिटेंस लॉ बनाया और इतना काफ़ी नहीं था कि वहाँ पे रेंडर पेस्ट नाम की एक बीमारी आई। रेंडर पेस्ट को कैटल प्लाग भी कहा जाता है। कैटल होती हैं हमारी जो मवेशियाँ होती हैं, जो गाय भैंस होती हैं, तो कैटल प्लाग एक रेंडर पेस्ट बीमारी आई जिसने अफ्रीका के 90% ऑफ द कैटल्स को मार दिया। जब 90% ऑफ द कैटल्स मर गई तो अफ्रीका के लोग मजबूरन फिर इन्हें लेबर वर्क वहाँ पर करना पड़ा। तो ये एक एग्जाम्पल था कोलोनाइजेशन ऑफ द अफ्रीका का। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इंटेंजर्ड लेबर एंड माइग्रेशन फ्रॉम द इंडिया। तो इंटेंजर्ड लेबर क्या होती है? इंटेंजर्ड लेबर हम उस लेबर को बोलते हैं जो किसी फिक्स ड्यूरेशन के लिए कुछ फिक्स बेस पर किसी दूसरी लोकेशन पर, यानी अपना घर छोड़कर किसी दूसरी कंट्री में जाकर किसी फिक्स ड्यूरेशन के लिए काम करते हैं, उसको हम बोलते हैं इंटेंजर्ड लेबर। तो क्योंकि जब ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटेन के लोगों ने इंडिया को जब गुलाम बनाया था, तो उन्होंने धीरे धीरे करके इंडिया में एम्प्लॉयमेंट को ख़त्म कर दिया था। वो हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन के चैप्टर में भी डिस्कस कर रहा था कि इंडिया से सिल्क जो है दूसरी कंट्री में जाता था, पर कैसे इन्होंने यहाँ के जो बुनकर थे उनके वर्क को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया था और उन्हें दूसरी एक्टिविटीज़ जो थी फार्मिंग वगैरह में एम्प्लॉयड होना पड़ा। पर जिनके पास ज़मीन नहीं थी उन्होंने क्या सोचा कि हम दूसरे शहरों में और दूसरे देशों में जाकर हम काम करेंगे तो वहाँ से हमें ठीक ठाक पैसा मिल जाएगा। पर इन्होंने जैसा सोचा था उसका बहुत विपरीत हुआ। इंटेंजर्ड लेबर जब ये दूसरी कंट्रीज़ में जाने लगे तो वहाँ पर क्या हुआ, सी सिकनेस बहुत ज़्यादा हुई, यानी बहुत ज़्यादा लोग बीमार हो गए, क्योंकि जहाज़ों में पहली बार सफ़र कर रहे थे। और वैसे भी हम जानते हैं जब पानी की तरफ जहाज़ों में सफ़र करते हैं तो जब जहाज़ मतलब पानी के फ्लो के साथ जाता है तो बहुत सारे लोगों को चक्कर आना और बहुत सारी बीमारियाँ होने लगती हैं। तो बहुत सारे लोग तो उसी चीज़ को सफ़र नहीं कर पाए और धीरे धीरे मरना स्टार्ट हो गए, और जो लोग सफ़र भी कर पाए उनके साथ भी बहुत बुरा बर्ताव करा गया। तो पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं कि ये इंडिया के किस पार्ट ऑफ द लोगों से, किस पार्ट ऑफ द रीजन से लोग जा रहे थे और कहाँ जा रहे थे। तो मेनली सेंट्रल इंडिया से लोग जा रहे थे, यानी जो यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश के रीजन है वहाँ की ये लेबर पॉपुलेशन थी। और इन्हें कहाँ ले जाया जा रहा था? इन्हें ज़्यादातर ले जाया जा रहा था अफ्रीका में, क्योंकि अफ्रीका में रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा अवेलेबल थी और जो वर्कर्स की पॉपुलेशन थी वो कम थी। और इन्हें लेकर कौन जा रहा था? ब्रिटेन लेकर जा रहा था। तो इन्हें मेनली ले जाया गया त्रिनिदाद में। त्रिनिदाद कहाँ है? अफ्रीका में एक जगह है। गुआना कहाँ है? गुआना अफ्रीका में एक जगह है। और फिजी जैसी कंट्री में इन्हें ले जाया गया। जो तमिलनाडु से जो लेबर थी वो हमारी गई सैलोन में। सैलोन कहाँ है? श्रीलंका में। तो जो हमने पावर शेयरिंग वाला चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि श्रीलंकन तमिल वहाँ, इंडियन तमिल वहाँ पर रहते थे। तो इंडियन तमिल कौन थे? इंडियन तमिल ये वही लोग थे जो इस ड्यूरेशन में इंडिया से ट्रैवल करके, इंडिया से सफ़र करके गए थे सैलोन में। जैसा कि हम क्रिकेटर्स के नाम सुनते हैं, आपने सुना होगा रामपाल, सुना होगा सुनील नारायण, सुना होगा। ऐसे ही एक नोबेल प्राइज़ विनर हैं जो कि त्रिनाद के हैं, जिनका नाम है वीएस नायपॉल। तो ये नाम सुनने में बहुत इंडिया के नामों जैसे लगते हैं और देखने में भी इंडिया जैसे लोग ही लगते हैं। क्यों लगते हैं?
क्योंकि ये इंडियन ही हैं जो इस ड्यूरेशन में सफ़र करके दूसरी कंट्रीज़ में गए थे। तो जो वेस्ट इंडीज़ के कुछ कुछ क्रिएटर हैं वो हमें इंडियन जैसे क्यों इसीलिए लगते हैं क्योंकि उनके जो एंसेस्टर थे वो इंडिया में रहने वाले थे। तो इन लेबर के साथ क्या हुआ कि जब इन्हें उनकी लोकेशन पर ले जाया गया तो इनसे बहुत ज़्यादा काम कराया गया और बदले में इन्हें बहुत कम वेज दिया गया, जितना प्रॉमिस करा था उससे बहुत ज़्यादा कम वेज दिया गया और इन पर बहुत ज़्यादा जुल्म ढाए गए। तो फिर इन्होंने क्या करा, अपनी जो वर्किंग साइट थी वहाँ से भागना स्टार्ट कर दिया। बहुत सारी लेबर जंगलों में भाग गई। जब इन्हें पकड़ लिया गया तो हालांकि इन्हें पनिशमेंट भी बहुत मिलती थी, पर जो सफल हो गए ये जंगलों से भागकर फिर वहीं रहने लगे और वहीं का कल्चर इन्होंने अडॉप्ट कर लिया। जैसे कि चटनी म्यूजिक का एक एग्जांपल दिया जाता है, जो कि देखा जाता है कि वहाँ पर पहले नहीं था पर ये ग्लोबलाइजेशन के टाइम पर ही पॉपुलराइज हुआ। जो मुस्लिम्स थे उनका जो फेस्टिवल होता है मुहर्रम का, वो वहाँ पर कल्चरलाइज हो गया। तो इसकी एक एग्जांपल है कि कल्चर कैसे एक नेशन से दूसरे नेशन में ट्रैवल करा। तो बहुत सारी लेबर क्या थी फिर टाइम के साथ अपनी कंट्री में वापस आई और बहुत सारी लेबर वहीं पर सेटल हो गई। तो फिर उन्हीं के जो बच्चे हैं वो इसलिए इंडियन जैसे लगते हैं क्योंकि जो लेबर थी वो एक टाइम पर इंडिया से ही ट्रैवल करके गई थी। तो कहाँ गई थी, ज़्यादातर अफ्रीका में गई थी और तमिलनाडु की जो लेबर्स थी वो हमारी श्रीलंका में गई थी। तो ये थी इंडेंजर्ड लेबर की कहानी कि कैसे मतलब लेबर जो है दूसरी कंट्रीज़ में गए और उनके साथ क्या क्या जुल्म हुआ। इसको टॉपिक को पढ़ने का एक मेन रीज़न यही था कि कल्चर कैसे एक नेशन से दूसरे नेशन में ट्रैवल करा, क्योंकि जब लोग गए तो लोग अपने साथ अपना कल्चर भी लेके जाते हैं और जब वो वहाँ एस्टेब्लिश हो जाते हैं तो फिर उनका कल्चर धीरे धीरे पॉपुलराइज हो जाता है। तो ये हमने डिस्कस करा इंडेंजर्ड लेबर एंड माइग्रेशन फ्रॉम द इंडिया। फिर 19th सेंचुरी में जो इंडेंजर्ड लेबर का सिस्टम था इसको बोला जाने लगा न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी, यानी कि ये गुलामी की एक नई कहानी है, बस इसको नाम बदल दिया है कि इंडेंजर्ड लेबर रख दिया है। तो फिर इसको गुलामी कहा जाने लगा, एक सिस्टम ऑफ स्लेवरी कहा जाने लगा। और फिर बाद में जब ह्यूमन राइट्स की आवाज़ उठने लगी धीरे धीरे तो फिर ये स्लेवरी का सिस्टम ख़त्म हो गया। अब हम बात करते हैं द इंटर वॉर इकोनॉमी, यानी कि अभी तक हमने जो 19th सेंचुरी की बात करी वो 1850 से लेकर 1914 तक करी। 1914 में क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया। 1914 में स्टार्ट हुआ था और 1918 में ख़त्म हो गया था। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो कंट्रीज़ ने सोचा था कि ये 1 साल के अंदर ख़त्म हो जाएगा, पर ये वॉर लगभग 5 साल तक चला और जो कंट्रीज़ इसमें हारी उनकी भी इकोनॉमी लगभग बर्बाद हुई और जो कंट्रीज में जीती उनकी भी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई, सिर्फ यूएसए को छोड़कर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो यूएसए था वो एक सुपर पावर इमर्ज हो गया था। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कौन कौन सी कंट्रियाँ ने पार्टिसिपेट करा था। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो हुआ था हमारा एलाइज पावर वर्सेस सेंट्रल पावर। जो एलाइज पावर थी उसमें कंट्रियाँ आती थी ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, यूएसए। ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, यूएसए का जो ग्रुप था कलेक्टिवली जो ग्रुप था उनको बोला जाता था एलाइज पावर। और इनकी लड़ाई किनसे थी, इनकी लड़ाई थी सेंट्रल पावर से। सेंट्रल पावर में कौन कौन सी कंट्रियाँ आती थी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मन और ऑटोमन टर्की। तो इनके बीच में लड़ाई हो गई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कॉस्ट बहुत ज़्यादा थे, ट्रेड कॉस्ट थे, अपनी बाउंड्रीज़ को एक्सपेंड करना था, बहुत ज़्यादा कॉसेस थे, वो हम डिफरेंट चैप्टर में डिस्कस करते हैं। फिलहाल तो ये है कि इन दोनों पावर के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के क्या क्या रिजल्ट हुए अब हम उनको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को एलाइज पावर ने जीत लिया और सेंट्रल पावर की डिफीट हुई। एलाइज पावर में कौन कौन था, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया और यूएसए, ये कंट्रियाँ उस टाइम पर जीत गईं। जो ब्रिटेन था उसने यूएसए से बहुत ज़्यादा लोन लिया था इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को फाइट करने के लिए। और जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो क्योंकि ब्रिटेन में उस टाइम तक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका था तो इन्होंने जो अपने इंडस्ट्रीज़ की गुड्स थे वो पूरी तरीके से भेजना स्टार्ट कर दिए थे। जो अपने वॉर में जो आर्मी एम्प्लॉयड थी उस टाइम पर क्या हुआ, इंडिया की इंडस्ट्रीज थी उन्हें भी ग्रो करने का मौका मिल गया क्योंकि ब्रिटेन का पूरा ध्यान था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पे। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो ब्रिटेन वापस से मार्केट में अपनी वो पहचान नहीं बना पाया जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले थी। और फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यूएसए से बहुत ज़्यादा लोन भी ले रखा था ब्रिटेन ने और जो जीत से इन्हें जो रिकवरी मिली वो इतनी ज़्यादा नहीं मिली कि यूएस के वॉर को पे कर सकें। तो ब्रिटेन पर कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। तो ब्रिटेन को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिला और जो कंट्रीज़ हार गई जैसे कि ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी, ऑटोमन एम्पायर, इनका तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ। राइज ऑफ नाजिज्म वाले चैप्टर में हमने डिस्कस करा था कि जर्मनी को कितने ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था इसको काफ़ी अलग माना गया दूसरे वॉर से। इसको एक इंडस्ट्रियल वॉर बोला गया क्योंकि इस वर्ल्ड वॉर में सबसे पहले मशीन गन और टैंक्स का यूज़ देखने को मिला था। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो इसमें लगभग 90 लाख लोग, 9 मिलियन लोग मारे गए और लगभग 2 करोड़ लोग इंजर्ड हो गए। जो मेजॉरिटी जो वर्किंग क्लास थी वो इस वर्ल्ड वॉर में मारी गई। तो जो एक फैमिली थी उसमें ज़्यादातर वुमेन्स, फिर जो मर्द के काम होते थे, जो लोगों के काम होते थे वो उसको फील्ड वर्क करना स्टार्ट कर दिया और जो वर्किंग क्लास की वजह से डेथ हो गई तो जो एक फैमिली की इनकम थी वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो गई।
तो वॉर के बाद जो ब्रिटेन था वो रिकवरी इकोनॉमी को करना ब्रिटेन के लिए उतना आसान नहीं रहा, क्योंकि ब्रिटेन ने बहुत ज़्यादा लोन भी ले रखे थे। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से सबसे ज़्यादा फायदा हुआ वो हुआ यूएसए को। यूएसए उस टाइम पर इमर्ज हुआ एक नए सुपर पावर के रूप में, और यूएसए बन गया फिर एक इंटरनेशनल क्रेडिटर, यानी कि यूएसए एक इंटरनेशनल हब बन गया जो दूसरी कंट्री को लोन प्रोवाइड करता था। तो यूएसए में उस टाइम पर क्या क्या इफेक्ट आया, सबसे जो इम्पोर्टेंट इफेक्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे वो है मास प्रोडक्शन एंड असेंबली लाइन मेथड। तो मास प्रोडक्शन क्या होता है, किसी भी गुड को बहुत लार्ज नंबर में प्रोड्यूस करना, इसको हम बोलते हैं मास प्रोडक्शन। उस टाइम पर फोर्ड कंपनी थी, जो फोर्ड थी वो आज भी है, फोर्ड की गाड़ियाँ आती हैं, बहुत ही एक्सपेंसिव कार फोर्ड बनाती है। तो उस टाइम पर जो फोर्ड के मालिक थे हेनरी फोर्ड, इन्होंने एक वर्किंग मेथड को इंट्रोड्यूस करा जिसको बोला गया असेंबली लाइन मेथड। तो असेंबली लाइन मेथड में क्या होता था, जो वर्कर होते हैं, लेबर होते हैं, इनको एक स्पेसिफिक काम दे दिया जाता था। जैसे कार का एग्जांपल लें तो कार में एक वर्कर का काम होगा कि वो टायर को फिट करे, एक वर्कर का काम होगा कि वो नट को होते हैं जो बोल्ट होते हैं उन्हें कसे, एक वर्कर का काम होगा कि वो इंजन बनाए, एक वर्कर का काम होगा कि वो साफ़ करे, एक वर्कर का काम होगा कि कांच लगाए। तो इससे क्या होता था, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती थी, क्योंकि वर्कर को एक काम ही बार बार रिपीट करना है तो उसके लिए वो काम बहुत तेज़ी से होने लगता था। अगर टायर उठा कर लगाना है तो उन्हें एक काम करना है, उसमें कोई एक्सपर्टीज़ नहीं चाहिए, और उनको जब बार बार करते थे तो एक प्रैक्टिस हो जाती थी। और इसमें क्या है, वर्कर आलस भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि पहले जब टायर लगेगा उसी के बाद बुल्ट लगेगा। अगर टायर वाले ने आलस करा तो फिर बुल्ट वाला काम नहीं कर पाएगा, फिर आगे वाली प्रोसेस भी नहीं हो पाएगी। तो सारी प्रोसेस एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हो जाती थी। असेंबली लाइन मेथड का एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है हमारा जो बर्गर सिस्टम आज चलता है, जो KFC चलते हैं और जो बर्गर किंग चलता है। ये KFC वगैरह 1 मिनट में बर्गर बना देते हैं, तो ये 1 मिनट में कैसे बर्गर बनाते हैं, ये ऐसे ही बनाते हैं असेंबली लाइन मेथड से। एक शेफ का काम होगा मेयोनी डालना, एक शेफ का काम होगा गाजर रखना, एक शेफ का काम होगा टमाटर रखना, एक लोग का काम होगा कुकुम्बर रखना, एक लोग का काम होगा दूसरे बन को रखना। मतलब छोटे छोटे पार्ट में काम को डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे कि शर्ट बनाने का एग्जांपल है तो एक टेलर का काम होगा सिर्फ हाथ की आस्तीन बनाना, एक टेलर का काम होगा दूसरे हाथ की आस्तीन बनाना, एक टेलर का काम होगा कॉलर बनाना, और फिर फाइनली उन्हें असेंबल कर लिया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि असेंबली लाइन मेथड को किसने इन्वेंट करा था या किसके टाइम पर शुरू हुआ था। तो ये शुरू हुआ था हेनरी फोर्ड के टाइम पर USA में, और इसको बोला गया था मास प्रोडक्शन। तो इससे लेकिन क्या हुआ, लेबर के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कलोड आ गया था, क्योंकि बार बार उन्हें एक ही काम करना पड़ता था, तो उन्हें बहुत तेज़ी से काम करना पड़ता था। तो फिर वर्कर ने रिज़ाइन करना स्टार्ट कर दिया। पर हेनरी फोर्ड ने क्या करा, उस टाइम पर वेजेस को डबल कर दिया। जब वेजेस को डबल कर दिया तो फिर जो वर्कर्स थे उन्होंने दोबारा ज्वाइन कर लिया, और इस मेथड को बोला गया बेस्ट कॉस्ट कटिंग डिसीजन। यानी वेजेस को डबल कर दिया लेकिन लेबर से उन्होंने फुल यूज़ करवा रहे थे, और जो असेंबली लाइन मेथड था इसको बोला गया बेस्ट कॉस्ट कटिंग डिसीजन, क्योंकि इससे जो प्रोडक्शन थी उसकी कॉस्ट काफ़ी कम हो गई थी। जैसे कि 1919 में जब वर्ल्ड वॉर एंड हुआ था 1918 में, उसके 1 साल बाद 1919 में जो फोर्ड कंपनी थी वो 2 मिलियन कार को बना रही थी, और 10 साल बाद 1929 में 2 मिलियन यानी 20 लाख कार से सीधा इनका प्रोडक्शन 50 लाख यानी कि 5 मिलियन कार तक इंक्रीज हो गया। ये क्यों इंक्रीज हो पाया, ये मास प्रोडक्शन यानी कि असेंबली लाइन वर्किंग मेथड था, उसके वजह से ही पॉसिबल हो पाया कि इतनी ज़्यादा अमाउंट में कार का प्रोडक्शन इन्होंने इंक्रीज कर लिया। तो ये हमने डिस्कस करा कि वर्ल्ड वॉर का क्या इफेक्ट रहा था अमेरिका के ऊपर। वर्ल्ड वॉर को हमने फर्स्ट को डिस्कस करा कि इसको इंडस्ट्रियल वॉर बोला गया, क्योंकि इसमें गन्स और टैंक्स का यूज़ हुआ। 90 मिलियन लोग डाई हो गए, लोगों की जो वर्किंग क्लास थी वो डाई हो गई, जो घर में कमाने वाले सदस्य थे उनकी मौत हो गई। तो एक हाउस होल्ड इनकम डिक्लाइन हुई, पर इसका सबसे ज़्यादा फायदा हुआ USA को। USA अराइज हुआ एक इंटरनेशनल क्रेडिटर और एक इंटरनेशनल सुपर पावर के रूप में। और फिर हमने असेंबली लाइन मेथड को डिस्कस कर लिया। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं द ईयर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। 1929 से लेकर जो मिड 30s का टाइम है यानी 1935 तक का टाइम है, उसको बोला गया था ईयर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन का मतलब है एक पूरे जो विश्व था उसमें एक मंदी आ गई। मंदी का दौर हम कब बोलते हैं, जब लोगों की इनकम डिक्रीज़ कर जाती है, फूड आइटम्स हैं उनके प्राइस इंक्रीज़ कर जाते हैं। तो इसके हम कॉसेस को डिस्कस करते हैं। तो इसके 2 इंपॉर्टेंट कॉज हैं। पहला तो ये है कि जब वॉर का टाइम चल रहा था तो उस टाइम पर डिमांड बहुत ज़्यादा थी और जो सप्लाई है वो भी बहुत ज़्यादा थी। क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा थी, फूड आइटम्स की डिमांड बहुत ज़्यादा थी, तो लोगों ने खेती करना, जो रशिया जैसी कंट्रीज़ थी और जो ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज़ थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा लैंड अपना क्लियर कर लिया था और बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर दी थी फूड ग्रेन्स की। पर जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद क्या हुआ, डिमांड बहुत कम हो गई। सप्लाई तो पहले ही जितनी रही, जब सप्लाई ज़्यादा हुई डिमांड कम हो गई, तो जो फूड आइटम्स थे
उनके प्राइजेस बहुत ज़्यादा गिरने लगे। उन फूड प्राइसेस के दाम जब गिरने लगे और किसानों को क्या है, किसानों ने सोचा कि हम अपनी इनकम पहले जितनी स्टेबल रखें, तो इसके लिए उन्होंने प्रोडक्शन को और ज़्यादा बढ़ा दिया। जब प्रोडक्शन को और ज़्यादा बढ़ाया तो उनके प्राइजेस और बहुत गिर गए। प्राइसेस इतने ज़्यादा गिर गए कि फिर बहुत मुश्किल हो गया, जो फार्मर्स और जो पीजेंट थे उनके लिए सर्वाइव करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा था। तो पहला इसका कॉज था ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन का, वो था सरप्लस प्रोडक्शन। सरप्लस प्रोडक्शन क्यों अराइज हुआ? क्योंकि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पर डिमांड बहुत ज़्यादा थी, सप्लाई भी बहुत ज़्यादा थी। पर जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो डिमांड भी कम हो गई लेकिन सप्लाई उतनी रही। तो फिर उसके चक्कर में क्या हुआ, फूड के जो दाम थे वो बहुत ज़्यादा गिर गए, जो फूड ग्रेन्स थे उनके दाम बहुत ज़्यादा गिर गए। तो पहला इंपॉर्टेंट कॉज तो था सरप्लस प्रोडक्शन। दूसरा जो इम्पोर्टेंट कॉज है वो था लोन का। जो यूएस था वो उस टाइम तक लगभग $1 बिलियन की लोन पूरी कंट्री में बांटी हुई थी उसने, पूरी कंट्रीज़ को। पर जब इकोनॉमिक डिप्रेशन के थोड़े थोड़े साइन देखना जब स्टार्ट हुआ तो जो उसके लेंडर्स थे, जो दूसरी कंट्रीज़ को लोन प्रोवाइड कर रहे थे, वो डर गए, पैनिक हो गए और उन्होंने लोन देना बंद कर दिया। फिर अगले 1 साल के अंदर जो यूएस का $1 बिलियन का लोन था वो लगभग 1/4 पर आ गया, 1/4 पर आ गया। जब ऐसा हुआ तो जो यूरोप के बैंक थे उन पर एक दबाव हो गया कि उन्हें अपना लोन वापस करना है, कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो फिर बैंक करप्ट होने लगे, बैंक के पास पैसा नहीं बचा और बैंक बंद होने लगे। और जो यूएस के छोटे बैंक्स थे उन पर भी एक दबाव आ गया था कि वो दूसरी कंट्रीज से अपने लोन वापस लें। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर 1933 में लगभग 4000 बैंक करप्ट हो गए थे, यानी उनके पास पैसा नहीं बचा, बैंक बंद हो गए थे। और 1929 से लेकर 1932 के बीच में लगभग 1,10,000 कंपनियां कोलैप्स कर गईं, यानी उनके पास पैसा नहीं बचा और उन्हें अपनी कंपनियां बंद करनी पड़ी। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि इस ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन का इंडिया पर क्या इफेक्ट हुआ। तो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन के ड्यूरेशन में जो इंडिया का इंपोर्ट एक्सपोर्ट था, यानी दूसरी कंट्रीज के साथ जो ट्रेड था, वो लगभग आधा रह गया। और जो फार्मर्स थे उन पे कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि उस टाइम पर उनकी फसल थी, उनके दाम बहुत कम थे। उस कर्जे को ख़त्म करने के लिए, उस कर्जे को मिटाने के लिए जो फार्मर्स थे उन्होंने अपनी ज़मीन को बेचना स्टार्ट कर दिया। जो इंडियन वुमेन्स थी उन्होंने अपनी ज्वेलरी को बेचना स्टार्ट कर दिया, यानी कि जो उनके पास गहने होते थे सोने के, उनको बेचना स्टार्ट कर दिया। एक इकोनॉमिस्ट थे उस टाइम पर जिनका नाम था जॉन काइंस। तो जॉन काइंस का मानना था कि जो इंडिया से जो गोल्ड आया था, इंडिया से जो प्रीसियस मेटल आए थे, जैसे कि गोल्ड हो गया, चांदी हो गया, जो कि जो महिलाएं थीं क्योंकि वो गोल्ड के ज्वेलरीज रखती थी, पर जो डेब्ट था, जो कर्जा था, उसको ख़त्म करने के लिए किसानों ने क्या करा, उस गोल्ड को दे दिया ज़मींदारों को। तो जॉन काइंस का मानना था कि जो इंडिया से जो गोल्ड आया था उसने बहुत ज़्यादा मदद करी जो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशंस के ईयर्स थे उनको ख़त्म करने में। उस टाइम पर क्या हुआ, गांधी जी कभी इंडिया में आ चुके थे, तो लोगों को एक मौका मिला, क्योंकि ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे, उन्हें अपना ज़मीन बेचनी पड़ रही थी, अपने गहने ज्वेलरी बेचनी पड़ रही थी। तो फिर लोगों ने, ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी, उसके खिलाफ आंदोलन करना स्टार्ट कर दिया। और उसी टाइम पर गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को भी लॉन्च कर दिया। तो लोगों को एक मौका मिला, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन ही एक कॉज बना, उसी का एक कॉन्सिक्वेंस रहा कि लोगों को एक मौका मिला कि जो ब्रिटेन के गवर्नमेंट का ऑपरेशन है उसके अगेंस्ट लोगों ने आवाज़ उठाना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अभी 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था, उसके लगभग 20 साल बाद 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट हो गया। 1939 से स्टार्ट हुआ और 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला। तो हम डिस्कस करते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर को कौन फाइट कर रहा था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर को फाइट कर रहे थे एक्सेस पावर और एलाइड पावर। तो एलाइड पावर तो पहली वाली कंट्रियाँ, एलाइड पावर में हमारा कौन कौन आता है, एलाइड पावर में था रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस और यूएस। क्योंकि पहले वर्ल्ड वॉर में देख चुका था कितनी तबाही होती है, तो पहले तो यूएस ने डिसाइड करा था कि वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर को ज्वाइन नहीं करेगा। पर जो जापान था उसने यूएस के जो समुद्री इलाका था, जो हार्बर था, उन पर बमबार्डिंग स्टार्ट कर दी थी। फिर उसके बाद यूएस ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्ट करा था और फिर जो जापान की सिटीज़ थी हिरोशिमा एंड नागासाकी, उन पर एटॉमिक बम से अटैक करा था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर पहला ऐसा वॉर बना था जिसमें एटॉमिक वेपन्स को भी यूज़ करा गया। तो एलाइड पावर्स थी इसमें, जिसमें रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस और यूएसए आता था। और दूसरी थी एक्सेस पावर। एक्सेस पावर में जापान, जर्मनी और इटली आता था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का रिजल्ट क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी एलाइड पावर जीत गई और जो एक्सेस पावर थी वो डिफीट हो गई। फिर इसके बाद हम डिस्कस कर रहा था कि जर्मनी ने कितने इसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करे थे। हिटलर ने जो है वहाँ पर आत्महत्या कर ली थी और जापान की जो दो इंपॉर्टेंट सिटी थी हिरोशिमा एंड नागासाकी, वो तो पूरी ही साफ हो गई थी। इस ड्यूरेशन में लगभग 6 करोड़ लोग पूरे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मारे गए थे। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है इसको एक टोटल वॉर भी बोला जाता है। टोटल वॉर क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये पहला वॉर था जिसको ज़मीन में, पानी में और हवा में, यानी कि लैंड, एयर और वाटर तीनों में फाइट करा गया था।
और ये पहला वॉर था जिसमें एटॉमिक वेपन्स का यूज़ हुआ था, जिसमें हिरोशिमा एंड नागासाकी जैसे पूरे के पूरे शहर वेनिस हो गए थे। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर इकोनॉमी को भी बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिला। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लगभग वर्ल्ड की 3% पॉपुलेशन यानी कि 6 करोड़ लोग मारे गए। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ 1945 में, तो अमेरिका फिर से एक बार इंटरनेशनल सुपर पावर के रूप में उभरा। पर क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इतनी ज़्यादा तबाही हो चुकी थी, 1944 में न्यू हैम्पशायर यूएस में एक जगह है, वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, द ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस को 1944 में बुलाया गया और फिर वहाँ पर 2 इम्पोर्टेंट कमेटीज़ को बनाया गया। पहली थी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF और दूसरी थी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD। IBRD को जो हम पॉपुलरली जानते हैं वो वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं। तो इन्हें बनाने का मकसद क्या था? तो जो पहली बनाई गई इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसको बनाने का मकसद था कि इसके जो मेंबर्स हैं, कंट्रीज जो IMF की मेंबर्स बनेंगी, उनके अंदर जो सरप्लस प्रोडक्शन होगी उसको कैसे डील करा जाए। यानी कि जो जैसे कि हमने देखा था ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन का पहला कॉज क्या था? सरप्लस प्रोडक्शन, कि कंट्रीज में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो गई है। तो इन्होंने क्या करा, IMF को बनाया। ये क्या करेगा? सरप्लस प्रोडक्शन को रेगुलेट करेगा, यानी एक कंट्री से जिसमें प्रोडक्शन ज़्यादा है वहाँ से चीज़ें उठाएगा और उन कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करेगा जहाँ पर डिमांड ज़्यादा है। दूसरी बनाई गई थी जो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको पॉपुलरली वर्ल्ड बैंक के नाम से जाना जाता है। इसका मेन पर्पस ये था कि जो वॉर के बाद जो इकोनॉमिक लॉसेस हुए हैं उनको कैसे रिकवर करा जाए, इस पर काम करना था IBRD को। यानी जिन नेशंस के वजह से वर्ल्ड वॉर की वजह से बहुत ज़्यादा लॉसेस हुए हैं उनमें कैसे फिर इकोनॉमी को दोबारा पटरी पर लाया जाए। तो इन दोनों इंस्टीट्यूट्स को कलेक्टिवली बोला जाता है ब्रेटन ट्विंस, क्योंकि ये ब्रेटन कॉन्फ्रेंस बने थे। तो पहला तो यही क्वेश्चन अराइज होता है कि ब्रेटन कॉन्फ्रेंस क्या है। तो ब्रेटन कॉन्फ्रेंस एक कॉन्फ्रेंस है जो कि न्यू हैम्पशायर USA में होस्ट करी गई थी। इसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट को फॉर्म करा गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड इंटरनेशनल बैंकिंग फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इस कॉन्फ्रेंस को कब हेल्ड करा गया था? तो इसको हेल्ड करा गया था 1944 में। और ये पूछा जा सकता है कि ब्रेटन ट्विंस किन्हें बोलते हैं? तो ब्रेटन ट्विंस हम बोलते हैं IMF और IBRD को कलेक्टिवली, क्योंकि ये एक कॉन्फ्रेंस में ही एक साथ बने थे, तो कलेक्टिवली इन्हें ब्रेटन ट्विंस भी कहा जाता है। इसके बाद एक दौर शुरू हुआ डीकोलोनाइजेशन एंड इंडिपेंडेंस। तो जब वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हो गया तो फिर क्योंकि ज़्यादातर नेशंस की इकोनॉमी बर्बाद हो चुकी थी, तो जो कॉलोनियल पावर थे, जैसे कि इंपॉर्टेंट कॉलोनियल पावर्स थे, वो यूरोप की कंट्रियाँ थीं, जैसे कि फ्रांस, ब्रिटेन, स्पेनिश और पुर्तगीज़। तो फिर इन्होंने धीरे धीरे क्या जो दूसरे नेशंस थे उनको आज़ाद करना शुरू कर दिया। अफ्रीका भी आज़ाद हुआ, उसी टाइम पर 1947 में इंडिया भी आज़ाद हुआ। तो ये दौर शुरू हुआ डीकोलोनलाइजेशन का, यानी कि जो पहले कॉलोनलाइजेशन का सिस्टम था वो ख़त्म होने लगा और जो नेशंस थे वो आज़ाद होने लगे। जब ये नेशंस आज़ाद हुए तो क्योंकि वर्ल्ड वॉर के टाइम पर इनकी इकोनॉमी इतनी बर्बाद हो चुकी थी कि पॉवर्टी बहुत ज़्यादा अराइज हुई, और अपनी पॉवर्टी ख़त्म होने के लिए ये किनके ऊपर डिपेंड थे? ये डिपेंड थे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और IBRD के ऊपर। पर IMF और IBRD में किनकी चलती थी? इनमें चलती थी एलाइड पावर्स की। और एलाइड पावर कौन थे? एलाइड पावर वही कंट्रियाँ थीं जिन्होंने दूसरी कंट्रीज़ को गुलाम बनाया था। तो अभी हालांकि इन नेशंस को आज़ादी तो मिल गई थी, जैसे अफ्रीका जैसी कंट्रियाँ थीं और दूसरे जो कंट्रीज़ थे एशिया के जो आज़ाद हुए, इन्हें कहने को तो आज़ादी मिल गई थी, पर IMF और IBRD पर ये ज़्यादा डिपेंडेंट थे। इसलिए इनके जो रिसोर्सेज थे इंपॉर्टेंट जो मिनरल थे, उनको अभी भी एक्सप्लॉइट करा जा रहा था कॉलोनियल पावर के। जो कॉलोनियल पावर की कंट्री थी जैसे कि ब्रिटेन थी, ये इन्हें अभी भी एक्सप्लॉइट कर रही थी। ये बात इन कंट्रीज़ ने रियलाइज़ करी और इन्होंने क्या करा, फिर अपने आपस में सभी कंट्रियाँ आपस में आई और फिर उन्होंने अपने ग्रुप बनाना स्टार्ट करें। तो ऐसा ही एक इम्पॉर्टेंट ग्रुप है G77 और ग्रुप ऑफ 77, यानी कि 77 का ये ग्रुप है, इसको बोला गया G77। और इन्होंने डिमांड करी NIEO यानी न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। तो न्यू इकोनॉमिक इंटरनेशनल ऑर्डर की डिमांड करी। इसके तहत इन्होंने क्या क्या डिमांड सामने रखी? एक तो इन्होंने ये डिमांड रखी कि हमें पूरी तरीके से इंडिपेंडेंस मिले, यानी हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी मिनरल्स हैं, उन पर सारा हकदार हमारा हो, यानी जिस कंट्री में वो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका हकदार उन कंट्रीज़ को मिले और उनके जो रॉ मटेरियल्स हैं उनको सही दाम मिले। जैसे कि पहले क्या कर रहे थे, कॉलोनियल पावर इन कंट्रीज से जो इनके गुड्स हैं, जो रॉ मटेरियल्स हैं, उसको एक्सपोर्ट कर रहे थे और इन्हें बहुत सस्ते दामों में खरीद रहे थे। तो इनके जो रॉ मटेरियल्स के दाम हैं वो सही दाम में वो मिले। तो ये था डीकोलोनलाइजेशन और इंडिपेंडेंस। एक इम्पॉर्टेंट बात और है कि जो IMF और IBRD बना था, इसने फिक्स एक्सचेंज रेट्स के सिस्टम को अडॉप्ट करा था। तो दो टाइप के रेट ऑफ एक्सचेंज होते हैं, एक तो फ्लोटिंग रेट ऑफ एक्सचेंज
और एक होता है फिक्स्ड रेट ऑफ एक्सचेंज। तो ये क्या होते हैं, इन्हें डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा आज हम जानते हैं जो डॉलर होता है उसको कंपेयर करा जाता है कि एक डॉलर की कीमत 62 रुपये है, 63 रुपये है। ये पर डे चेंज होता रहता है, ये डिफरेंट फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, गोल्ड के प्राइजेस के ऊपर, सेंसेक्स के ऊपर, जो हमारा स्टॉक होता है स्टॉक मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, ट्रेड के ऊपर डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है। पर जो पहली मीटिंग हुई थी 1944 में जिसमें IMF और IBRD को बनाया गया था, उसमें फिक्स्ड रेट ऑफ एक्सचेंज को अडॉप्ट कर लिया था। उस टाइम पे क्या है, डॉलर की वैल्यू फिक्स कर दी थी कि इसकी वैल्यू फिक्स रहेगी। पर धीरे धीरे कंट्री ने रियलाइज़ करा कि ये सिस्टम सही नहीं है, क्योंकि US जो था बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा था, और अगर तब भी उसके डॉलर की वैल्यू फिक्स रहे तो US ने इस सिस्टम को गलत समझा। और जो 1960 से 1970 का ड्यूरेशन था उसमें जो ये इंस्टीट्यूट थे इनको एबोलिश कर दिया गया, जो फिक्स्ड रेट ऑफ एक्सचेंज था उसको एबोलिश कर दिया गया, और फिर फ्लोटिंग रेट ऑफ एक्सचेंज को अडॉप्ट कर लिया गया, जो आज भी चल रहा है कि डेली बेसिस पर जो डॉलर के प्राइस हैं वो घटते बढ़ते रहते हैं। तो ये था हमारा ग्लोबलाइजेशन का चैप्टर। इसके बाद कंट्री आज़ाद हुई और जो ट्रेड था उसका नेटवर्क आज भी हमें देखने को मिलता है। आज भी इतनी सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो एक दूसरी कंट्री में प्रोडक्शन करती हैं, दूसरे कंट्रीज़ के साथ व्यापार करती हैं। तो फाइनली ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। इस चैप्टर को थोड़ा सा हम समअप करते हैं। सबसे पहले हमने ट्रेड जाना, फिर हमने उसके बाद जाना कि सिल्क रूट क्या होते हैं, फूड की हिस्ट्री हमने डिस्कस करी जिसमें हमने नूडल्स, पास्ता और पोटैटो की बात करी। उसके बाद हमने आयरस पोटैटो फैमाइन को डिस्कस करा कि जो आयरलैंड में पोटैटो में जो डिसीज़ फैल गई थी उसकी वजह से इतना बड़ा अकाल आया था। उसके बाद हमने डिस्कस करा कि यूरोप की जो कंट्रीज़ थी उन्होंने अमेरिका को कैसे स्मॉल पॉक्स के यूज से गुलाम बनाया। उसके बाद हमने डिस्कस करा कि यूरोप में पॉवर्टी, हंगर और रिलीजियस कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा अराइज हो रहे थे, इसलिए यूरोप की बहुत बड़ी पॉपुलेशन अमेरिका में माइग्रेट कर गई। उसके बाद जो चाइना था उसने अपने आप को आइसोलेट कर लिया और फिर एक मौका मिला कि अमेरिका अराइज हुआ एक नए एपिसेंटर के रूप में वर्ल्ड ट्रेड में, और क्योंकि उस टाइम पर अमेरिका यूरोप के कंट्रोल में था तो इसको बोला गया यूरोप डिस्प्लेस द चाइना एज एपिसेंटर ऑफ द ट्रेड। उसके बाद हमने 19th सेंचुरी में डिस्कस करा कि फ्लो ऑफ गुड, फ्लो ऑफ लेबर और फ्लो ऑफ कैपिटल क्या होता है। वर्ल्ड इकोनॉमी में हमने बात करी कॉर्न लॉ जब एबोलिश हुआ और दूसरी कंट्रीज से जो फूड आइटम्स था उनका इंपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो उसके बाद फिर हमने टेक्नोलॉजी का रोल डिस्कस करा कि रेफ्रिजरेटेड शिप से कैसे मीट के प्राइसेस कम हो गए थे, रेलवे का नेटवर्क इंप्रूव हुआ, न्यू हार्बर्स बनाए गए। उसके बाद हमने कॉलोनियलिज्म यानी कि डार्कर साइड हमने डिस्कस करी थी ग्लोबलाइजेशन की, कैसे यूरोप की कंट्रीज़ ने दूसरी कंट्रीज़ को अपना गुलाम बनाना स्टार्ट कर दिया, जिसका एग्जांपल हमने अफ्रीका डिस्कस करा था कि अफ्रीका को यूरोप की कंट्रीज़ ने कैसे गुलाम बनाया था। तो इन्होंने हैवी टैक्सेस लगाए, इनहेरिटेंस लॉ लाया, और रिंडरपेस्ट क्या थी, रिंडरपेस्ट एक बीमारी थी जो वहाँ के जानवरों में फैली थी, और इसने जो अफ्रीका था उसके 90% कैटल्स को मार दिया था। इसके बाद हमने इंडेंजर्ड लेबर को डिस्कस करा, यानी ऐसे लेबर जो दूसरे देश में जाकर काम करते हैं कि उनकी कंडीशन कितनी ज़्यादा ख़राब थी। इंडिया से उन्हें अफ्रीका में ले जाया गया, तमिलनाडु की कुछ पॉपुलेशन श्रीलंका में चली गई थी और फिर वो वहीं पर वो एडप्ट हो गए थे और वहीं के कल्चर को उन्होंने एडॉप्ट कर लिया था। इसके बाद फिर हमने इंटर वॉर में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को डिस्कस करा कि कौन सी कंट्रीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट करा था, इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए, और इसमें US जो था वो एक वर्ल्ड पावर के रूप में इमर्ज हुआ, और इसमें फिर हमने असेंबली लाइन वर्किंग मेथड को भी डिस्कस करा। इसके बाद ईयर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन के हमने कॉज और उसके कॉन्सिक्वेंसेस को डिस्कस करा, जो 1929 से लेकर 1935 के ड्यूरेशन का टाइम था। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ 1939 में, जो कि 1945 तक चला। सेकेंड वर्ल्ड वॉर को हमने डिस्कस करा कि इसमें किन किन कंट्री ने पार्टिसिपेट करा था। उसके बाद हमने डिस्कस करा बहुत इंपॉर्टेंट ब्रिटेन वुड की कॉन्फ्रेंस को, जिसके अंदर 2 इंस्टीट्यूट को बनाया गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और IBRD को। इन्हें कलेक्टिवली ब्रिटेन ट्विंस भी कहा जाता है। फिर इसके बाद हमने डिस्कस करा कि कंट्रियाँ आज़ाद होना स्टार्ट हो गई, और फिर उन्होंने G77 जैसे ग्रुप बनाए, जिसके अंदर उन्होंने न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की मांग करी कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं उन पर पूरा राइट्स हमें मिले। फिर इसके बाद हमने फिक्स एक्सचेंज रेट और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को डिस्कस करा। तो फाइनली ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी वास्ट चैप्टर है, और काफ़ी क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकते हैं। तो हमने 1 by 1 सारे क्वेश्चंस के साथ इस चैप्टर को डिस्कस कर लिया। तो फाइनली ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। थैंक यू।